नमस्कार दोस्तों। मैं हैदराबाद से आप लोगों का एक कलाकार मित्र विनय वर्मा बोल रहा हूं। आज आप लोगों से बात करने का मन कर रहा है। इस तालाबंदी में हम सब लोग घर में कैद हैं। अच्छी बात है कि हम लोग अपनों के साथ बैठने का मौका हमको मिल रहा है। पुरानी तस्वीरें बाहर निकल रही है, पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं, पुराने पकवान बन रहे हैं, पुराने रेसिपीज़ बाहर आ रहे हैं। और वास्तव में हम ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा रहे हैं। हम दोस्तों से दूर हैं लेकिन उनके दिलों के करीब हैं। अ, मुख्तसर ये कि जो मकान हैं इस तालाबंदी के दौरान वो घर बन गए हैं। और इन पुरानी यादों के चलते हम लोग पुराने गाने, पुराने प्रोग्राम और ख़ास करके पुराने टेलीविज़न प्रोग्राम हम लोग आजकल बहुत देख रहे हैं। और इनमें एक प्रोग्राम है जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था 30 साल पहले, जिसका नाम है महाभारत। मैं सारे टेलीविज़न सीरियल्स में महाभारत को एक बहुत ऊंचा दर्जा देता हूँ। इसीलिए नहीं कि वो हमारे एक ग्रंथ से लिया गया है, बल्कि अ, उस समय की महाभारत यानी हजारों वर्षों पुरानी महाभारत को आज के रूप में ढालना, आज के रंग में ढालना, आज के समाज में, आज के हालात में ढालना, उसको सामयिक बनाना एक रचयिता कर सकता है, एक हुनरमंद कलाकार, एक ज़हीन राइटर ही ये कर सकता है। और आज भी अगर आप महाभारत को देखें, उन दिनों भी आप देखते थे 89 में जब ये टेलीकास्ट हुआ था, तो ऐसे लगता था कि ये जो बातें हो रही हैं, ये जो सारे लोग बात कर रहे हैं, हालांकि लिबास उनका हज़ारों बरसों पुराना है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि ये क्या आज के दौर में बात कर रहे हैं, या जो अब हमें बिंब दिखा रहे हैं या अक्स दिखा रहे हैं हमको, वो आज के दौर में है। और आज फिर हम 30-32 साल बाद भी अगर उसको हम आज देखते हैं तो ऐसे लगता है कि ये वाकई में ये हालात आज के हैं। और ये अच्छी राइटिंग के बिना ये मुमकिन नहीं हो सकता। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इसके डायरेक्टर B.R. चोपड़ा रहे हैं, और उनके साहबजादे, उनके लड़के, उनके पुत्र रवि चोपड़ा ने भी बहुत सारे एपिसोड्स उस सीरियल के डायरेक्ट किए हैं, बल्कि वो बाद में उन्होंने एक तरह से सीरियल को टेक ओवर भी किया था। लेकिन जो बुनियाद इसकी जो रखी थी, जो लेखनी अ, थी, उसके राइटर थे डॉक्टर राही मासूम रज़ा। ख़ास बात यह है कि राही साहब को जब पहले बोला गया था कि आप महाभारत के स्क्रीन प्ले और डायलॉग लिखें, तो उन्होंने साफ मना कर दिया था। और बहुत सारे ख़त चोपड़ा साहब के पास आने लगे कि क्यों आप एक मुसलमान को राइटिंग देना चाहते हैं। और एक डिगार उनके यहाँ कहते हैं कि जमा हो गया था चोपड़ा साहब के पास। तो चोपड़ा साहब ने जब राही साहब को दिखाया कि ख़तों का अंबार देखिए और इसमें क्या क्या लिखा है, पढ़ी, और वो सारी चीज़ें पढ़ने के बाद राही साहब ने ठान लिया कि अगर इस सीरियल की पटकथा और संवाद कोई लिखेगा तो वो मैं ही लिखूंगा, क्योंकि मैं गंगा किनारे वाला छोकरा हूँ और मुझसे अच्छा कोई नहीं लिख सकता। उन्हें ठान ली। और जो कमाल उन्होंने अपनी राइटिंग में किया है, उसको देखकर नहीं लगता कि वो अ, किसी और दौर में लिखा गया हो, क्योंकि इसमें परिवार, इसमें समाज, इसमें हमारी संस्कृति, इसमें राजनीति, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों का समावेश इसमें राही साहब ने पात्रों के ज़रिए और उन परिस्थितियों के द्वारा किया है। तो आज तालाबंदी के दौरान वो बातें याद आ रही हैं, क्योंकि वो सीरियल भी रिवाइव हुआ है, काफ़ी लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। और तालाबंदी के दौरान भी हमको क्या है कि हम लोग तो घर में बैठे हैं, हम अपनों के साथ बैठे हैं, उनके साथ एंजॉय कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो बेवतन हैं, जो अपने शहरों से दूर हैं, कोई विदेशों में हैं। उनको अपने वतन की, अपने घर की याद तो बहुत आती होगी। और राही साहब एक बहुत दिलेर आदमी थे, बहुत बेबाक और फक्कड़ किस्म से लिखते थे। और ख़ास बात यह कि बहुत ही बड़े देशभक्त थे। वो अपने आप को एक प्राउड हिंदुस्तानी कहते थे।
तो यहाँ तक कि उनकी एक मशहूर गज़ल, जिसका एक शेर ये है कि शेर का एक हिस्सा ये है कि हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चाँद। बहुत ही मशहूर गज़ल रही है, बहुत पॉपुलर भी हुई है। लेकिन एक नज़्म, उनकी एक तवील नज़्म, यानी लंबी बड़ी सी नज़्म, वसीयत, अ, वो मैं उसका एक हिस्सा, एक लंबी सी नज़्म उनकी रही है वसीयत, उसका एक हिस्सा मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। बल्कि मैं ख़ुद कोशिश करूँगा कि राही साहब के जज्बात, भावों और अल्फाज को मैं एक रूप देने की कोशिश कर रहा हूँ, हिमाकत कर रहा हूँ। बल्कि मुझ में वो सलाहियत नहीं है कि उसको आप लोगों तक राही साहब की तरह पहुँचा सकूँ। लेकिन उनसे माफ़ी मांगते हुए, वो जहाँ कहीं भी हो, और उनकी उन्हीं के आशीर्वाद से वसीयत, एक नज़्म, उसका एक हिस्सा, जिसमें आपको देश प्रेम और ज़िंदगी फ़ानी कैसे होती है, कैसे पानी का बुलबुला होती है, वो भी उसमें कहा गया है। वतन से प्यार, घर से प्यार। ख़ास बात ये कि गंगा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत राही साहब को थी। गंगा को वो अपनी दूसरी माँ मानते थे। और इस वसीयत में, जो वसीयत उन्होंने की है इस नज़्म के ज़रिए, उसमें आप देखेंगे कि किस भावुक तरीक़े से वो अपने आप को गंगा के हवाले कर देने की बात कहते हैं मरने के बाद। तो मैं उन सभी से, उन सभी बुज़ुर्गों से क्षमा चाहता हूँ। अगर मेरे बयान में थोड़ी सी गलती हो तो मुझे क्षमा करें। एक छोटी सी कोशिश मैं कर रहा हूँ और आप सबका आशीर्वाद मुझे चाहिए। मैं, देखिए, राही साहब की नज़्म को पढ़ने या बयान करने से पहले पसीने भी छूट जाते हैं। तो एक छोटी सी कोशिश, राही साहब की लंबी नज़्म वसीयत का एक हिस्सा आप लोगों के सामने मैं पेश कर रहा हूँ। वसीयत क्या करूँ, किससे करूँ आखिर, न जाने मौत किस आलम में आएगी, किसे मालूम वो मुख्तार या मजबूर आएगी, किसे मालूम हंसती खेलती आएगी या जख्मों से बिल्कुल चूर आएगी, वतन में या वतन से दूर आएगी, वसीयत क्या करूं। बहुत मुमकिन है जिसके हाथ में मेरी ये दास्तान आए, वो मेरी ज़बां ही से नवाकिफ हो, वो मेरे सादा व सदरंग अंदाज बयां ही से नवाकिफ हो, वो खुशबू सी मासूम और बाद सबा की अल्हड़ दास्तां ही से नवाकिफ हो, तो फिर आखिर वसीयत क्या करे, कैसे करे, किससे करे कोई। सुना है मौत का एक दिन मुअय्यन है, तो फिर होगी किसे परवाह, न उसकी राह ताकता हूं न तकने का इरादा है, यही तो जिंदगी का एक तकाजा है। मैं इस दुनिया से क्या मांगूं, मुझे बेचा है इस दुनिया ने बरसों, और ये दुनिया ड्राइंग रूमों, कहवा खानों और बेजान मैं खानों की ये दुनिया मुझे बिल्कुल ही भुला दे तो अच्छा है, कि न जाने कितनी बार मेरी दास्तान में उसका नाम आएगा कि मुझको और मेरे फन को डसा है इन पुरानी नागिनों ने, कहवा खानों और ड्राइंग रूमों की इन साल खोरदा नागिनों ने। रूपों में इंसान क्या कर, मेरा फन मर गया यारो, मैं नीला पड़ गया यारो, मुझको ले जाके गाजीपुर में गंगा की गोदी में सुला देना, वो मेरी माँ है, हजार बार खो चुकी है, वो मुझे खोकर फिर एक बार जी लेगी, वो मेरी माँ है, वो मेरे बदन का जहर पी लेगी, मगर शायद वतन से दूर मौत आए, बहुत ही दूर, इतनी दूर जहां से मुझको मेरी माँ के पास ले जाना नामुमकिन हो। तो वहां जिस शख्स के हाथ में मेरी ये दास्तान आए, वो खुशबू सी मासूम और बाद सबा की तरह अल्हड़ दास्तां ही से न वाकिफ हो, वो मुमकिन है वो मेरी ज़बां ही से न वाकिफ हो, तो उससे ये वसीयत है कि ये कागज़ मेरे घर के पते पर भेज दे और मुझको ले जाकर खुद उसके अपने शहर में एक छोटी सी नदी भी बहती हो,
तो मुझे उसकी गोदी में सुला देना और उस नदी से ये कह देना कि ये गंगा का बेटा आज से तेरे हवाले है। वो नदी भी मेरी माँ मेरे गंगा की तरह मेरे बदन का जहर पी लेगी। वो नदी भी मेरी माँ मेरे गंगा की तरह मेरे बदन का जहर पी लेगी। वो नदी भी मेरी माँ मेरे गंगा की तरह मेरे बदन का जहर पी लेगी।